आज भी इस देश में 4,500 से ज्यादा विदेशी कंपनी तो आ चुकी है, हजारों करोड़ रुपए लूट के ले जा रही है। पेप्सी कोला है, कोका कोला है, कॉलगेट, पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन। अब अगले साल से और ज्यादा आएंगे और खुली छूट मिलेगी लूट करने की, और ज्यादा पैसा यहां से लेके जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, जो ईस्ट इंडिया नहीं कर पाया इस देश में वो अब ये कंपनियां करेंगी। और इसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ित होने वाला वर्ग है वो किसान है, मजदूर है, कमजोर वर्ग है। भारत जो सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग है उसी को सबसे ज्यादा इसकी तकलीफ होने वाली है। और दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग इस देश में सबसे ज्यादा असंगठित है, उसका संगठन नहीं है, इसलिए चुपचाप धीरे धीरे या तो वो साइडलाइन हो जाएगा या आत्महत्या करके सारे रास्ते से हट जाएगा, रास्ता इनके लिए खुल जाएगा। ये स्थिति देश के सामने है। अब प्रश्न उठता है कि फिर हम क्या करें। मैं आपसे निवेदन करने ये आया हूं कि आपको ही कुछ करना पड़ेगा और कोई इस देश में कुछ करने वाला नहीं है। आप राजकीय पक्षों से कोई भी अपेक्षा मत करिए कि वो कुछ करेंगे। राजकीय पक्षों को कुछ करना होता तो 10 साल से ये गेट करार साइन होके पड़ा हुआ है, कुछ उन्होंने किया होता। और पिछले 10 साल में हिंदुस्तान के हर राजकीय पक्ष को सत्ता चलाने का मौका मिला है इस देश में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसा कोई राजकीय पक्ष नहीं बोल सकता कि हमको सत्ता चलाने का मौका नहीं मिला। अगर इनको कुछ भी करना होता तो ये कर सकते थे। आप बोलेंगे क्या कर सकते थे? ये कर सकते थे वो काम जो अमेरिका ने किया। मैंने आपसे कहा ना, अमेरिका ने क्या किया, संविधान संशोधन कर लिया। संविधान संशोधन करके गेट करार साइन किया। अब गेट करार की जो खराब बातें हैं अमेरिका उसको नहीं मानेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसका, क्योंकि वो कह रहे हैं और ऑलवेज अमेरिकन लॉ विल प्रिवेल। उन्होंने संशोधन कर लिया, वो कहते हैं हमारा संविधान ऊपर है। हम भी ये कर सकते थे, हमारे राजकीय पक्षों को कुछ करना होता तो वो भी ये कर सकते थे। और आप बोलोगे कि राजकीय पक्षों को ये बात किसी ने बताई नहीं, ये मैंने बताई है। हिंदुस्तान की जितनी भी वर्तमान राजनीतिक पार्टियां हैं जो सेंट्रल लेवल पे काम करती हैं, उनके हर बड़े नेता से मैं मिला हूं। कम से कम 250 ऐसे नेता हैं जो जीवित हैं इस देश में, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूं। जा जाकर मैंने ये गेट एग्रीमेंट की फोटोकॉपी करके उनको दिया है, इस पे जिस्ट लिख कर दिया है कि देखिए ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, इसको बदलवाइए, नहीं तो। लेकिन किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई रस भी नहीं लिया। और इसमें से दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन 250 एमपीज को, जो बड़े नेता हैं इस देश में जिनको मैं मिला, मैक्सिमम ने गेट करार की कॉपी मुझे वापस दे दिया कि ये आप ही पढ़िए, आप ही रखिए, आप ही स्टडी करिए और आप ही जन जागृति लाइए। हमारे बस का नहीं है ये सब। मैंने कहा भाई आप तो करोड़ों रुपए लेते हैं इस देश के लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स का, आपका तो पहला धर्म बनता है ये सब लोगों को बताना, समझाना, जन जागृति लाना। वो कहते हैं ना हमको ये समझता है, ना हम इसको बात कर सकते हैं, ये आपका ही काम है, ये आप करिए। माने मेरे लिए ना मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हूं, ना मैं किसी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेटर हूं, ना ग्राम सभा का सरपंच हूं, ना कहीं पंचायत का सदस्य हूं। मुझे कहते हैं कि तुम ये करो, और जिनको ये जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर हम हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, इसी के लिए जाते हैं संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में, वो करने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? 2 बड़े कारण हैं। एक तो ये है कि मेजॉरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएज, एमपीज में इस गेट करार को लेकर, डब्ल्यूटीओ को लेकर कोई समझ नहीं है। किसी ने अध्ययन भी नहीं किया है, अभ्यास भी नहीं किया है, और उनकी शायद कैपेसिटी भी नहीं है इसको समझने की, अभ्यास करने की, अध्ययन करने की। क्योंकि हिंदुस्तान की संसद का जिस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है आप देख लो। हिंदुस्तान की संसद में ऐसे बहुत सांसद हैं जिनको तिहाड़ जेल में होना चाहिए था, मंत्री बन के बैठे हैं, नोटेड क्रिमिनल्स और हिस्ट्री शीटर हैं। उनसे आप कल्पना करेंगे वो गेट करार को समझेंगे और इस पे कोई बात करेंगे संसद? बहुत सारे चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं इस देश में जो हिस्ट्री शीटर हैं, जिनको जेल में होना चाहिए था। एमएलएस तो ऐसे हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा है जो क्रिमिनल्स हैं, नोटेड क्रिमिनल्स हैं। और ऐसे क्रिमिनल्स नहीं है छोटे मोटे, मर्डर करवाए हैं, रेप किए हैं, किसी को लूटा है, किसी का घर जलाया है, गंभीर अपराध जो माने जाते हैं इस देश में, वो सब करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप कल्पना करें गेट करार पे बात हो, शायद नहीं हो पाएगी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि लोगों के बीच में जाएं और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि भाई आप इसको समझ लो। फिर लोग कहेंगे ठीक है हमने समझ लिया, अब क्या करें? अगर कोई समस्या हमें समझ में आ जाए तो समाधान क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए शेतकरी भाइयों के लिए, शेतकरी बांधवों के लिए ये गंभीर समस्या है गेट एग्रीमेंट। जब मैंने इसको समझना शुरू किया तो उसमें से समाधान भी मेरे समझ में आ गया, और इसका सबसे सरल समाधान है, भारत के 70 कोटि शेतकरी बांधवों को अगर बचाना है गेट करार से तो उनको एक ही बात के लिए प्रेरित करो कि तुम खेती करना शुरू करो सेंद्रीय पद्धति से।
सेंद्रीय खत वापरो, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट बंद कर दो। और ये परदेशी कंपनियों के बीज वापरना बंद कर दो, ये मॉन्सेंटो का बीज, ये कारगिल का बीज, ये उसका बीज, और ये सब बीज वापरना बंद कर दो। तुम्हारे बीज तुम बनाओ और उनको वापरना शुरू करो। तुम्हारी खाद तुम बनाओ, उस खाद को वापरो। तुम्हारी पेस्टिसाइड तुम बनाओ, तुमको जरूरत पड़े तो तुम खुद बनाओ, बाजार से कुछ खरीद के मत लाओ। और भारत का शेतकरी एक ऐसी स्थिति में है कि उसको बाजार से कुछ खरीद करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी खेती खुद कर सकता है, बशर्ते कि उसको कोई प्रेरित करने वाला हो। क्योंकि अब तक पिछले 20-25 साल में उसको बहुत गलत जानकारी दी गई है, बहुत माहिती ऐसी दी गई है। उसको सबसे खराब माहिती ये दी गई कि बिना यूरिया, बिना डीएपी, बिना सुपर फॉस्फेट, बिना रासायनिक खत के कुछ उत्पन्न नहीं होता, जो सबसे गलत माहिती है। उत्पन्न होने में यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट का कोई हिस्सा नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता। मैं आपको इसका सबसे बड़ा फ्रॉड बताता हूं, ये यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट का कितना बड़ा फ्रॉड है। और यहां कोई एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होगा तो वो तुरंत समझ जाएगा। फ्रॉड ये है कि यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट जितना भी डाला जाता है उसका 1% भी काम में नहीं आता। 1%, 1% भी काम में नहीं आता, 99% यूजलेस जाता है। कैसे जाता मैं समझाता हूं आपको। जब भी हम बीज डालते हैं खेत में तो बीज में अंकुरण होता है, अंकुरण धीरे धीरे पौधा बनता है, पौधा बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। आप अगर ध्यान से इस विषय को देखें और समझें तो होता यह है कि पौधा जब अंकुरित होता है और अंकुरित होने से 20-25 दिन के अंदर उसकी कैनोपी आ जाती है। कैनोपी मीन्स उसके पत्ते आ जाते हैं। अब जैसे ये पत्ते आ जाते हैं तो पौधा जमीन से भोजन लेना बंद कर देता है। तो सारा भोजन लेता है सूर्य के प्रकाश से, सारा का सारा भोजन सूर्य के प्रकाश से लेता है, जिसको हम सब लोग फोटोसिंथेसिस और जो भी कहना चाहें कहिए। तो उसकी जब कैनोपी आ गई, पत्ते आ गए, तो भोजन लेने का काम तो सूर्य से कर रहा है, तो जमीन से भोजन लेना तो बंद कर दिया। और यूरिया, डीएपी आप जमीन में डाल रहे हो, वो कुछ ले ही नहीं रहा, फालतू में डाल रहे हो। टोटल बोगस है, फ्रॉड है। और इतना बड़ा फ्रॉड हिंदुस्तान में चल रहा है पिछले 40 साल से ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पे। और जब मैं हिंदुस्तान के बड़े साइंटिस्टों से यह बात किया कि आप इतना बड़ा फ्रॉड 40 साल से चला कैसे रहे हैं इस देश में, पौधे को जब जरूरत है जमीन से कुछ लेने की, उस समय यूरिया, डीएपी होता नहीं वहां। जब उसको जरूरत नहीं है तब वो डाला जाता है। तो उन्होंने कहा हाँ बात तो आपकी सही है। तो ये चल कैसे रहा है? तो ये चल रहा है इसलिए कि ये जो यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट कंपनियां हैं, इनका कमीशन ऊपर से नीचे तक बट रहा है, नेताओं से अधिकारियों तक, इसलिए ये चल रही है, इसलिए फ्रॉड भी चल रहा है। साइंटिस्ट में भी वही कमीशन बट रहा है। हिंदुस्तान को छोड़कर दुनिया के सभी देश के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जितना यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट जमीन में डाला जाता है वो 99% वेस्ट चला जाता है और मिट्टी को ही खराब करता है। वो अल्टीमेटली मिट्टी को खराब कैसे करता है? मिट्टी का जो बैलेंस है उसको तोड़ देता है। मिट्टी का बैलेंस है, पीएच उसका 7 के आसपास होना चाहिए, कार्बन कंटेंट उसका 8 के आसपास होना चाहिए। कार्बन कंटेंट को लगातार कम करता जाता है, पीएच को लगातार घटाता बढ़ाता रहता है, तो दोनों स्थिति में टूटता है बैलेंस। बैलेंस टूटता है तो खेती में उत्पन्न कम हो जाता है और उसका नुकसान शेतकरी को होता है। तो यूरिया, डीएपी का इतना बड़ा फ्रॉड, और उससे भी बड़ा फ्रॉड पेस्टिसाइड का। ये जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड है ये इससे भी बड़ा फ्रॉड है। एंडोसल्फान डालो, मेलाथियान डालो, पैराथियान डालो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड डालो, ये डालो, वो डालो। भाई क्यों डालो? तो कहते हैं जी कीट आया है। अच्छा कीट आया है तो ठीक है, किसी ने उसको बुलाया है तब आया, ऐसे तो नहीं आया। कीट आया है आपकी फसल पे, आपकी फसल को चौपट कर रहा है, किसी ने उसको बुलाया, या तो उसके लिए कंडीशन तैयार की है तो वो आया, अदरवाइज कैसे आता? आपके शरीर में कोई वायरस या विषाणु कैसे घुस जाता है? अनुकूल कंडीशन है तो घुस जाए, अगर प्रतिकूल कंडीशन है घुस के दिखा दे कोई वायरस आपके शरीर में। इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, कोई एक डॉक्टर है, सवेरे से शाम तक 50 मरीजों के पास बैठता है, उनके श्वास से निकली हुई दुर्गंध को भी सूंघता है, लेकिन हर डॉक्टर को तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो जाता। होता है क्या? ट्यूबरकुलोसिस का इलाज करने वाले किसी भी डॉक्टर को ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो जाता है। क्यों? उसका अपना इंटरनल बॉडी रेजिस्टेंस या इंटरनल सिस्टम ऐसा है जो आसानी से बाहर के वायरस, बैक्टीरिया से लड़ सकता है। ठीक है, आसानी से तो नहीं जाता, आसानी से प्रवेश भी नहीं करता और वो फल भी नहीं दे पाता। इसी तरह से भूमि के साथ होता है।
भूमि के साथ भी यही होता है कि आसानी से कोई भी वायरस और बैक्टीरिया आके किसी फसल को चौपट कर दे, ये तो तभी संभव है जब वहां पर उसके लिए कंड्यूसिव कंडीशन हो, माने उसको अपना काम करने के लिए अनुकूल वातावरण मिले, अन्यथा तो ये संभव नहीं है। और वो अनुकूल वातावरण कौन पैदा कराता है? ये यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट। दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने यह प्रयोग करके देख लिया है कि जो भूमि में यूरिया, डीएपी सबसे ज्यादा डाला जाता है, उसी भूमि पे सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल अटैक होता है, उसी में सबसे ज्यादा जंतु आते हैं, कीट आते हैं, तो वहीं आपको पेस्टिसाइड ज्यादा चाहिए। अब इसका सरल उपाय है कि यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट डालना बंद कर दो, आपको जंतुनाशक की भी जरूरत नहीं है, कीटनाशक की भी जरूरत नहीं है। तो गेट करार से भारत के शेतकरी बांधवों को बचाने का अब सबसे सरल रास्ता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, नैसर्गिक खेती। उसको जो भी नाम देना है नाम दे दीजिए, उससे कोई महत्व नहीं है, उसमें विवाद भी करने की जरूरत नहीं है। बिना रसायन की खेती, माने यूरिया, डीएपी, सुपरफॉस्फेट, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान के बिना खेती करना इस देश का किसान जब शुरू कर देगा तो गेट करार की एक भी शर्त उसके ऊपर लागू नहीं होती। गेट करार में से ये रास्ता निकलता है। अर्थात हम हिंदुस्तान के लोग आप सबके साथ मिलकर अगर एक अभियान पूरे देश में चलाएं, शेतकरी बांधवों के लिए नैसर्गिक खेती करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, प्राकृतिक खेती करो, सेंद्रीय खेती करो, ये ज्यादा से ज्यादा अभियान चलाया जाए तो गेट करार से आप 70 कोटि शेतकरी को बचा लेंगे और हिंदुस्तान को भी बचा लेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान की माटी में ये तासीर है कि हम सेंद्रीय खेती कर सकते हैं, यूरोपियन लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यूरोप की माटी वैसी नहीं है सेंद्रीय खेती करने लायक। सेंद्रीय खेती होने के लिए माटी की सबसे बड़ी विशेषता उसको सॉफ्ट होना चाहिए। यूरोप की माटी बहुत कड़क है, भारत की माटी बहुत सॉफ्ट है। भारत में संभव है, यूरोप में संभव नहीं है, इसलिए ये हमारे यहाँ संभव है। और सेंद्रीय खेती उसी देश में संभव है जहां सूर्य का प्रकाश बराबर मिलता रहे। यूरोप को 8 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, हमको 12 महीने सूर्य का प्रकाश मिलता है। 24 घंटे चाहे तो सूर्य के प्रकाश का हम उपयोग कर सकते हैं। 12 घंटे तो सीधे कर सकते हैं, 12 घंटे परोक्ष रूप से कर सकते हैं। तो सूर्य का प्रकाश हमें हमेशा उपलब्ध है। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास अद्भुत किस्म की है, मिट्टी सबसे सुंदर दुनिया की हमारे पास है, हमारे पास पानी की भी व्यवस्था ठीक ठाक है। बस हमारे शेतकरी बांधव का मानस बदलने की जरूरत है, मन बदलने की जरूरत है, और वो सेंद्रीय खेती की तरफ आ जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ जाए, तो गेट करार से बचने का रास्ता है एक। दूसरा, बाकी सेक्टर में गेट करार से बचने का क्या रास्ता है? बाकी जितने भी सेक्टर हैं गेट करार के जिनका मैं अभ्यास कर रहा हूं, उनसे बचने का रास्ता महात्मा गांधी बताकर गए हैं। महात्मा गांधी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी अपने जीवन में, जब कही थी तब भी सत्य थी और उनके जाने के बाद भी सत्य है। वो कह गए हैं कि जब गुलामी चारों तरफ से घेर ले आपको और हर तरफ आपको गुलामी ही गुलामी नजर आए और आपको लगने लगे कि अब आपकी आजादी और स्वतंत्रता चली जाएगी, तब बहिष्कार और असहयोग 2 ऐसे शस्त्र हैं जो गुलामी के हर पहाड़ को तोड़ सकते हैं। ये गांधी जी बता गए हम। माने गेट करार की गुलामी जब चारों तरफ से घेर ले, हजारों विदेशी कंपनियां भारत में घुस जाएं और देश को लूटने में लगी रहें, तो हमारे पास एक शस्त्र है, वो बहिष्कार और असहयोग का। गांधी जी बता के गए और उसका उन्होंने उपयोग भी करके दिखाया। तो हम भारतवासी एक संकल्प कर लें, हम बहिष्कार करेंगे और असहयोग करेंगे। अर्थात जितनी भी विदेशी कंपनियां बाहर से आएंगी कुछ भी करने के लिए, उनका बहिष्कार करेंगे, उनके साथ असहयोग करेंगे। इसका समझने का अर्थ क्या है? बहिष्कार करेंगे, असहयोग करेंगे। अगर विदेशी कंपनी आके भारत में पानी बेचती है, दंत मंजन बेचती है, टूथ पाउडर बेचती है, टूथपेस्ट बेचती है, हम खरीदेंगे नहीं। और असहयोग कैसे करेंगे? अगर विदेशी बैंक आके भारत में अपनी ब्रांच खोलती है, हम हमारा अकाउंट उसमें खोलेंगे नहीं। अगर हम हिंदुस्तानी विदेशी बैंकों में अकाउंट नहीं खोलेंगे, कौन विदेशी बैंक है जो यहां चल जाएगी? अगर हम हिंदुस्तानी विदेशी बीमा कंपनियों से कुछ मदद लेंगे ही नहीं, उनके यहां प्रीमियम भरेंगे नहीं, उनसे पॉलिसी लेंगे नहीं, कौन सी विदेशी बीमा कंपनी यहां चल जाएगी? हम हिंदुस्तानी किसी विदेशी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके सामान खरीदेंगे नहीं, कौन सा विदेशी डिपार्टमेंटल स्टोर चल जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। गांधी जी का बताया हुआ ये रास्ता बहुत ही अच्छा, तकनीक भरा और ताकतवर है कि बहिष्कार करो और असहयोग करो, अंग्रेजों के साथ असहयोग करो। और इस स्थिति तक गांधी जी ने असहयोग कराया कि अंग्रेजी सरकार को टैक्स देना बंद कर दो। और जिस दिन भारतवासियों ने टैक्स देना बंद कर दिया, अंग्रेजी सरकार ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। जब तक हम भारतवासी बराबर उनको टैक्स भरते रहे, वो हमारे ऊपर शासन करते रहे।
जब सरदार पटेल ने और महात्मा गांधी ने टैक्स नहीं भरने का अभियान शुरू कराया पूरे देश में, अंग्रेजों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया और एक दिन सरेंडर करके चले गए। तो यही हम कर सकते हैं, हम विदेशी बैंकों से असहयोग करें, माने सिटी बैंक ऑफ इंडिया में खाता ना खोलें, खोल लिया है तो बंद करें, HDFC में खाता ना खोलें, ANZ विंडलेज में खाता ना खोलें। भारत में 28 तो नेशनल बैंक हैं, फिर हमारी रीजनल बैंक हैं, फिर लोकल बैंक हैं, फिर कोऑपरेटिव बैंक हैं, इतनी सारी हमारे पास हैं, इनमें हमारे अकाउंट खोलें, हमारा पैसा इनमें डिपॉजिट करें। फिर आप कहेंगे जी इनमें घोटाले होते रहते हैं, घोटाले तो विदेशी बैंकों में इतने बड़े होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपके किसी स्वदेशी बैंक में घोटाला होगा तो उसकी गारंटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। सिटी बैंक ऑफ इंडिया का घोटाला होगा तो उसका कुछ गारंटी नहीं है, वो पैसा भी लेके चला जाएगा, सब खत्म कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते और अमेरिका जाके लड़ नहीं सकते उससे आप। तो घोटाले होते हैं तो उनको ठीक करने के लिए हम कोशिश करें, अपने सिस्टम को दुरुस्त करें, लेकिन इस घोटाले के कारण हम विदेशी बैंकों में खाते जमा करें और उनके हाथ में सारी अपनी जमा पूंजी सौंप दें, वो अच्छा नहीं। तो हम हमारे जीवन में संकल्प करें कि विदेशी कंपनियों का सामान खरीदेंगे नहीं और उनको मदद करेंगे नहीं, किसी भी तरह का सहयोग करेंगे नहीं। हम भारतवासी अगर उनको सहयोग ना करें और उनका सामान ना खरीदें, कोई गैट करार, कोई विदेशी कंपनी इस देश में हावी नहीं हो सकती। तो ये हमें करना है, पूरे देश में ये अभियान चलाना है और इसके साथ साथ दुनिया के उन सभी देशों में ये अभियान चलाना है जिनको गैट करार से तकलीफ होने वाली है। मैंने आपसे कहा मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, छोटे छोटे देश हैं, ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सोमालिया, इथियोपिया, बल्गारिया, रोमानिया, ये सभी देशों में भी अभियान चलाना है और उसका प्रयास हमने शुरू किया है। मैं अभी पिछले महीने करीब 20 दिन के लिए विदेश प्रवास पे गया था और इन्हीं छोटे छोटे देशों में गया था। यूरोप का एक भी देश नहीं है जो बिना तेल के जिंदा रहे। कहने लगे अगर हम इनको तेल नहीं बेचेंगे तो किसको बेचें? मैंने कहा हमको बेचो, दुनिया के सब देशों को बेचो, अमेरिका यूरोप को छोड़कर किसी को भी तेल बेचो और आपका अधिकार है आप किसको बेचो किसको नहीं बेचो। भाई पैदा करने वाले का अधिकार होता है ना किसको बेचना किसको नहीं बेचना, आप इनको बेचना बंद कर दो तेल। तो उनका और दूसरा उपाय बताइए। दूसरा उपाय उससे भी ज्यादा सरल है। मैंने उनको कहा कि आप जो तेल बेचते हो वो डॉलर में बेचते हो, आप अपनी करेंसी में बेचो। कुवैत की करेंसी है दीनार, ठीक है, दीनार में तेल बेचो। बहरीन की करेंसी है वो उनमें बेचे। ओमान की करेंसी है रियाल, वो रियाल में बेचे। संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी है दिरहम, वो दिरहम में बेचे। डॉलर में बेचना ही बंद कर दो। उन्होंने पूछा इससे क्या होगा? मैंने कहा सबसे बड़ा काम ये होगा कि जब डॉलर में आप तेल बेचेंगे नहीं तो डॉलर में तेल का रेट फिक्स नहीं होगा और तेल का रेट डॉलर में फिक्स नहीं होगा तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी और डॉलर की डिमांड कम होगी तो डॉलर की कीमत कम हो जाएगी और डॉलर की कीमत कम होगी तो अमेरिका की कीमत कम हो जाएगी और अमेरिका की कीमत कम हुई तो दिन सीधा हो जाएगा। फिर मैंने कहा तीसरा एक सरल उपाय है कि आपके आपस के झगड़े हैं उनको सुलझाना है तो एक सरल रास्ता है। देखिए कुवैत का है दीनार, ओमान का है रियाल, संयुक्त अरब अमीरात का है दिरहम, आप मिलके एक कॉमन करेंसी बना लो। जैसे यूरोप के देश मिल गए और उन्होंने यूरो बना लिया, फ्रांस ने, जर्मनी ने, स्वीडन ने, स्विट्जरलैंड ने, डेनमार्क ने, नॉर्वे ने आपस में मिलकर यूरो बना लिया, तो आप जितने भी अरब देश हैं मिलकर एक कॉमन करेंसी बना लो और उसमें तेल बेचो, तो इनको आप ठीक कर सकते हो। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो आइडिया ठीक है। मैंने कहा ये आइडिया इतना अच्छा है जिसमें आपको ओसामा बिन लादेन की भी जरूरत नहीं है, सद्दाम हुसैन की भी जरूरत नहीं है। आप ओसामा बिन लादेन पैदा करो, सद्दाम हुसैन पैदा करो, फिर उसको करोड़ों रुपए डोनेशन में दो, वो हथियार उन्हीं देशों से खरीदे, फिर उनको मारे। उससे अच्छा एक ऐसे हथियार से पीटो जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। और ये जितने भी अरब देश हैं इनके कई शेखों को मिला और हर एक को जाके मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि आपके पास अरबों डॉलर है जो आपने अमेरिका में रखा हुआ, ये वहां से निकाल लो, भारत में रख दो। वैसे भी आपका अमेरिका से झगड़ा है, अरब देशों का अमेरिका से कोई दोस्ती तो है नहीं, अमेरिका रोज गाली देता है इनको, तो आप उनकी रोज गाली सुनते हो, अपना डॉलर भी वहीं रखते हो। उनका डॉलर माने पेट्रो डॉलर। तो मैंने कहा वो सब भारत में रखो। उन्होंने कहा भारत में सिस्टम, मैंने कहा बहुत, हमारे पास 28 बैंकें हैं नेशनल लेवल की, रीजनल लेवल की तो उससे भी ज्यादा है और लोकल लेवल की तो सबसे ज्यादा है। किसी भी बैंक में रखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटी देता है, उसका पैसा आपका सुरक्षित है। और फिर मैंने कहा अमेरिका आपको इंटरेस्ट कितना देता है? मुश्किल से 1.5%, 1.5%। हम भारतवासी आपको कम से कम 5%, 6%, 7% दे सकते हैं।
हमारी कुछ कोऑपरेटिव बैंकें हैं वो 8% भी दे सकती हैं, आप लेके आओ, आपका पैसा यहां रखो, हमको जरूरत पड़ेगी तो हम वापरेंगे, नहीं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे ही देंगे। और वो पैसा अगर ये भारत में लाके रखें तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना पैसा। एक शेख को मैंने पूछा कुवैत में, आपका कितना पैसा होगा अमेरिकी बैंकों में? उसने कहा मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने कहा आपका एडवाइजर है? हाँ एडवाइजर है। उसका एडवाइजर एक सरदार जी है, कुवैत के शेख का एडवाइजर सरदार जी। मैंने पूछा ये शेख का साहब का कितना पैसा है? उसने कहा इसको नहीं मालूम है, मुझे मालूम है। मैंने कहा बताओ कितना? उसने कहा $3 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन होता है, 1000 अरब, 3000 अरब डॉलर एक शेख का अमेरिका की बैंक में रखा हुआ है। मैंने कहा ये भारत में आ जाए तो उनका $3000 बिलियन भारत का फॉरेन रिजर्व तुरंत ऊपर चढ़ जाएगा। और भारत में अगर $3000 बिलियन फॉरेन रिजर्व हुआ तो रुपए की ताकत आप जानते हैं कितनी होगी? रुपए की ताकत हो जाएगी 7-8 रुपए एक डॉलर। और 6000 अरब डॉलर आ गया तो रुपए की ताकत हो जाएगी 1 रुपया 1 डॉलर। और अगर रुपया और डॉलर बराबर हुआ तो सारा विदेशी कर्ज बिना 1 पैसा दिए चुक जाएगा, क्योंकि हमने विदेशी कर्ज लिया 1 डॉलर 44 रुपए के हिसाब से, फिर हो जाएगा 1 रुपया 1 डॉलर। तो लिया 44 गुना, देना है 1 ही गुना। तो बिना पैसा दिए विदेशी कर्ज चुकता करेंगे। और क्या होगा, रुपया और डॉलर अगर 1-1 हो गया तो भारत में डीजल की कीमत होगी 40 पैसे लीटर, पेट्रोल की कीमत होगी 70 पैसे लीटर, रसोई का सिलेंडर मिलेगा LPG 10-12 रुपए में, हवाई जहाज से यात्रा करेंगे 300-400 रुपए में, नागपुर से दिल्ली, दिल्ली से अमेरिका जाना हो 1200 रुपए का टिकट आ जाएगा। आप कल्पना करिए। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, अगर रुपया डॉलर बराबर हुआ तो विदेशी कर्ज सब साफ हो गया, बिना 1 पैसा दिए कर्ज माफ हुआ। और आपकी जो एक्सपोर्ट इनकम है वो आज से ठीक 44 गुनी बढ़ जाएगी। आपको समझ में आया? हम जो एक्सपोर्ट करके आज कमा रहे हैं उससे 44 गुना ज्यादा आएगा उतना ही एक्सपोर्ट करने से। अभी हमारी एक्सपोर्ट इनकम है 55 से 60 बिलियन डॉलर पर ईयर, फिर इसमें 44 का गुणा कर लो, यही एक्सपोर्ट इनकम हमारी 44 गुनी बढ़ जाएगी। और अगर एक्सपोर्ट इनकम इतनी बढ़ी और इंपोर्ट का बिल 44 गुना कम हो जाएगा तो भारत सरप्लस कंट्री हो जाएगा। ट्रेड सरप्लस हुआ तो हम तो चीन को भी पछाड़ सकते हैं, अमेरिका तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, फिर हम तो दुनिया में सबसे ऊपर आ सकते हैं। तो एक छोटा सा काम हम करें। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे खराब परिस्थिति भी अच्छे रास्ते का निर्माण कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत घटाटोप अंधेरा हो जाए तो सवेरा जल्दी होता है। ये WTO में से मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है, और वो रास्ता ये दिखाई दे रहा है कि हम भारत के लोग अगर लीडरशिप लें तो पूरे अफ्रीका और अरब देशों को एक कर सकते हैं, क्योंकि ये इस समय हमसे भी ज्यादा पीड़ित हैं WTO से। हमको जितनी मार पड़ेगी उससे ज्यादा अफ्रीका को पड़ेगी, और अरब देशों को उससे भी ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि अरब देशों के सब नियम कायदे कानून WTO के विरोध में है। आपको मालूम है, कोई भी अरब देश में जाकर अगर आप बिजनेस करें तो मेजॉरिटी इक्विटी आप नहीं रख सकते वहां, मेजॉरिटी इक्विटी उन्हीं की होती है। एक दूसरा, कोई भी अरब देश में बिजनेस करने के लिए एक लोकल पार्टनर रखना पड़ता है जो 1 पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और आपसे रॉयल्टी भी लेगा और बिजनेस का प्रॉफिट भी लेगा। सिर्फ आपको वो स्पॉन्सर कर रहा है, वीजा दिलवा रहा है, इसके लिए ही आपसे पैसा लेता है। जितने भी अरब देशों में भारतीय लोग बिजनेस करते हैं सबने स्लीपिंग पार्टनर्स बनाए हैं, माने जो पार्टनर्स होता रहता, कुछ करता नहीं है, टाइम पे आएगा पैसा लेके चला जाएगा, ना बिजनेस से कोई मतलब है ना आपके प्रॉफिट से। जितना आप कर रहे हैं वो सब आप करिए, मेहनत आप करिए, पैसा आप लगाइए, मैनेजमेंट आप करिए, हर महीने वो आ जाएगा अपना रॉयल्टी लेने। वो सब करते हैं ऐसे। और कोई भी अरब देश में आप प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते, आपको मालूम है ये सब कानून है। ये सब कानून उनको बदलने पड़ेंगे WTO के कारण, तो उनको हमसे भी ज्यादा तकलीफ है। वो कह रहे हैं हमारी तो सब अरब प्रॉपर्टी इनके हाथ में चली जाएगी WTO के कारण, तो उनके दिल में आग हमसे ज्यादा है, और अफ्रीकी देशों में हमसे भी ज्यादा है। तो ये WTO के बहाने हम भारत के लोग चाहें तो एक लीडरशिप खड़ी कर सकते हैं दुनिया के सामने। और ये सब वही देश हैं जिन्होंने भारत के साइन करने के बाद साइन किया। हाँ, वो कहते थे ना भारत ने किया इसलिए हमने किया।
इन सब देशों को हम इकट्ठा कर लें और ऐसे देशों की संख्या 77-80 के आसपास है, ये अगर इकट्ठे हो गए तो हम एक नया संगठन बना सकते हैं, एक नया WTO बना सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे एग्रीमेंट कर सकते हैं जो इसमें नहीं है, और ये देश मिलकर दुनिया को रूल कर सकते हैं या दुनिया को दिशा दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास सब कुछ है, इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास मैन पावर है, इनके पास स्किल्ड लेबर है, इनके पास सरप्लस कैपिटल भी आ जाएगा अगर ये देश जो हैं डॉलर में ट्रांजैक्शंस बंद कर दें, तो सरप्लस कैपिटल अपने आप आ जाएगा। और जैसे ही दुनिया में डॉलर का चलन कम हुआ, अमेरिका नीचे 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 और नीचे आ जाएगा। और एक लास्ट सोल्यूशन मैंने उनको कहा कि आप सब एक काम तुरंत करिए, आपके पास जितना भी डॉलर फाल पड़ा है वो अमेरिकी सरकार को वापस दीजिए और सोना ले लीजिए उसके बदले में अमेरिका से, क्योंकि ये रूल है। अगर हम भारत के सरकार हमारे पास 130 अरब डॉलर है, हम अमेरिका की बैंक को ये पूरा वापस करें तो अमेरिकी बैंक इसके लिए बाध्य है कि उतने का वो हमें सोना दे। हम 130 अरब डॉलर अमेरिकी बैंक को दे दें, कहें हमको सोना दे दो, हमें तुम्हारा डॉलर नहीं चाहिए, सोना चाहिए, और ऐसे ही दुनिया के 20-25 देश करें, तो अमेरिका में इतना सोना नहीं है कि वो दे सके सबको, तो वो अपने आप ही अपने को बैंकरप्ट डिक्लेयर करेगा। और जिस दिन अमेरिका बैंकरप्ट हुआ, यूरोप भी उसके साथ डूबेगा, तब दुनिया के दूसरे देश ऊपर आ जाएंगे, पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। ये हमारे लिए चुनौती भी है और ये हमारे लिए अवसर भी है। चुनौती के रूप में हम लें तो इसमें से अवसर निकलते हैं, और हम सरेंडर कर दें WTO के सामने तो हम भी खत्म हो जाएंगे और ये 77 देश भी हमारे साथ डूब जाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों से विशेष रूप से इनको बहुत अपेक्षाएं हैं। मैं जब इन देशों में घूमने गया और बात किया उनसे, तो उन सब ने एक ही बात कही मुझे कि आप कुछ करिए, हम सब आपके साथ हैं, आप कुछ करिए, हम सब आपके साथ हैं। हर एक जगह यही मुझे सुनने को मिला, आप कुछ करिए, हम आपके साथ हैं। और इन देशों में जब मैं WTO पे बात करता था, शाम को 7:30 बजे लेक्चर शुरू होता था, रात को 2:30 बजे 3 बजे तक चलता, और वो बिल्कुल ध्यान से सुनते, एक एक बात नोट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं, तुरंत सवाल करते हैं, बहस करते हैं, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें और क्या है, बाईलॉज क्या है, रेफरेंसेस क्या, सब डिटेल बात करते हैं। सिर्फ सुनते ही नहीं है, इंटरेक्शन करते हैं। तो उनके दिमाग में अब ये बातें बैठ रही हैं, हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं। हम मिलकर इसको एक बड़ा अभियान का स्वरूप दें तो शायद दुनिया से अमेरिका और यूरोप की दादागिरी को भी खत्म कर सकते हैं और एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो सच में सुंदर हो, स्वस्थ हो, सुखी हो और भारतीयता के आधार पर हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भी हमारे सामने है। तो मैं इसको इस स्वरूप में देखता हूं कि आने वाले 2-3 वर्षों में हम भारत के अंदर और भारत के पड़ोसी देशों में इस अभियान को इतना मजबूत करें कि ये सभी देश इस लड़ाई में एक साथ सामने आए। जैसे हम विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें, वैसे अरब देश भी बहिष्कार करें अमेरिकी यूरोपियन कंपनियों का, वैसे ही अफ्रीकी देश भी बहिष्कार करें अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों का। और अल्टीमेटली ये लड़ाई तो माल बेचने की है, प्रोडक्ट को लाने की है मार्केट में। जब कोई खरीदेगा ही नहीं, उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, अपने आप वो सिकुड़ते चले जाएंगे, डिफेंसिव होते चले जाएंगे और इस युद्ध में हम उनको पीट सकते हैं, वो पीट नहीं पाएंगे हमको, क्योंकि हमारे पास मार्केट बहुत बड़ा है, उनके पास मार्केट नहीं। ये लड़ाई मार्केट की है और जिनके पास बड़ा मार्केट है वही हो सकते हैं इस लड़ाई में। तो अगले 3 वर्ष हमने आज़ादी बचाओ आंदोलन की तरफ से यही अभियान घोषित किया है कि WTO को खत्म करो या तो, और ये जो गरीब देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, एशिया के, अफ्रीका के, जरूरत पड़े तो लैटिन अमेरिका के भी, इनके साथ दोस्ती बढ़ाओ, इनके साथ बिजनेस बढ़ाओ, इनके देशों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो कॉमन करेंसी के लिए, उनके कॉमन मार्केट के लिए। हम भी ऐसी ही कोशिश में शामिल हो जाएं तो आने वाले समय में पूरी दुनिया नक्शा हम बदल सकते हैं। तो आपसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, वो ये कि आप आज से अपने जीवन में WTO के खिलाफ एक संकल्प करें। वो ये कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत आती है, कोई भी सर्विस या माल देती है, हम उससे सर्विस लेंगे नहीं, उसका माल खरीदेंगे नहीं। और विदेशी कंपनियों को पहचानना अभी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अभी आसानी से आप उन्हें पहचान सकते हैं। दूसरा, भारत की सरकार किसी भी विदेशी कंपनी को किसी भी लिमिट पे जाके मदद करे, हम मदद करेंगे नहीं। हम भारतवासी ही उनकी मदद करना बंद कर दें, बहुत बड़ी ताकत है। आपको एक बार मैं घटना याद दिलाता हूं, अमेरिका ने भारत के ऊपर पाबंदी लगाई जब भारत के वैज्ञानिकों ने परमाणु विस्फोट का परीक्षण किया था। तो भारत में हमने एक अभियान चलाया कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी बैंकों का बहिष्कार करो, अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार करो। भारत के 1-2 नहीं, हजारों लोगों ने सिटी बैंक ऑफ अमेरिका से अपना अकाउंट विड्रॉ कर लिया, सिटी बैंक के कार्ड सरेंडर कर दिए।
ANZ ग्रिंडलेस का कार्ड सरेंडर कर दिया और अमेरिका में घबराहट पैदा हो गई, और वो घबराहट ने अमेरिका की सरकार को मजबूर किया कि भारत के ऊपर से पाबंदी वापस लो, और उन्होंने लिया। माने हम चाहें तो अमेरिका को झुका सकते हैं, इतने कमजोर नहीं है हम। लेकिन ये झुकाना तभी संभव है जब समाज इसमें सामने आए। सरकार नहीं झुका सकती, सरकार की तो ताकत नहीं है, ताकत समाज के पास है। तो समाज को उठ के खड़े होने की जरूरत है। सरकार पीछे चले, समाज उसके आगे चले, समाज आंदोलन का नेतृत्व करे, सरकार उसके हिसाब से काम करे। ऐसी व्यवस्था हम बनाएं इस देश में। किसानों के बीच में जाएं और उनको एक ही बात कहें, भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, सेंद्रिय खेती करो, नैसर्गिक खेती करो, यूरिया DAP बंद करो। फिर इसमें जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम समाधान ढूंढें। लोगों के पास जाएं और कहें विदेशी माल खरीदना बंद करो, विदेशी बैंकों में खाते रखना बंद करो, विदेशी बीमा कंपनियों से पॉलिसी लेना बंद करो। इस तरह के अभियान पूरे देश में चलाकर हम इस देश को WTO से बचा सकते हैं और एक ऐसा देश बना सकते हैं जो दुनिया को दिशा देगा और फिर से दुनिया को समृद्धशाली बनाने में मदद करेगा। इतना ही कहकर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने बड़े ध्यान से सुना। और आपसे एक पर्सनल अपील करता हूं कि ये विषय में हमने कुछ कैसेट्स बनाए हैं, CD बनाए हैं, ऑडियो CD, ऑडियो कैसेट्स, वो बाहर हैं स्टॉल में, आप ले जाइए। कोई भी CD और कैसेट पे मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है, क्योंकि हम मानते नहीं कि ज्ञान पर किसी का अधिकार होता है। ज्ञान तो सभी के लिए है। मैंने कहीं से ज्ञान लिया, आपको दिया, आपने मुझसे लिया, किसी और को दिया। तो आप CD कैसेट ले जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी करिए, लोगों को सुनने को दीजिए, सुनने के बाद दूसरों को सुनने को दीजिए, तो बहुत बड़ा अभियान चलेगा। दूसरा, हमने कुछ पुस्तकें बनाई हैं, वो पुस्तकें आप लीजिए, पुस्तकें पढ़कर दूसरों को पढ़ने को दीजिए, दूसरों से फिर दूसरों को दीजिए, फिर दूसरों को दीजिए। तो इस तरह से पुस्तक और कैसेट के माध्यम से विचार का प्रचार बहुत अच्छे से हो सकता है। हमने किसानों के लिए बहुत सुंदर 2 पुस्तकें बनाई हैं। बिना किसी खर्चे में नैसर्गिक खेती कैसे करें, बिना 1 पैसे का खर्च किए हुए अपने ही गांव में जो उपलब्ध संसाधन है उनसे हम कितनी अच्छी खेती कर सकते हैं, इस विषय पे 2 पुस्तकें बनाई हैं। स्वावलंबी खेती कैसे करें, स्वावलंबी खेती कैसे करें, मराठी में, हिंदी में, आप ये ले जाइए। इसी तरह से भारत के लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि ये WTO आने के बाद क्या होगा, एलोपैथी की दवाएं बहुत महंगी हो जाएंगी, इतनी महंगी हो जाएंगी कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। अभी भी एलोपैथी की दवाएं कोई सस्ती नहीं है, अगले साल से तो बहुत ही महंगी होने वाली है। कोई दवा की कीमत 10 गुनी, 20 गुनी, 25 गुनी, 50 गुनी, 100 गुनी तक बढ़ने वाली। तो हमारा लोगों से कहना है कि एलोपैथी का चक्कर छोड़ो, अभी आयुर्वेद में चलो, नेचुरोपैथी में चलो, होम्योपैथी में चलो, और नहीं तो प्राकृतिक चिकित्सा में जाओ। भारत में ये सब की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और नहीं तो अपने रसोई घर की चिकित्सा करो। हमारा जो रसोई घर है, स्वयं पाक खोली, उसमें सभी तरह की औषधि है। जो भी हम मसाला मानते हैं वो मसाला नहीं है, सब औषधि है। और एक एक औषधि के 20-20, 25-25 रोगों को ठीक करने की ताकत है। हल्दी है, जीरा है, धनिया है, ये सभी ऐसे ऐसे औषधि हैं, सुंठी है, ये सभी ऐसे ऐसे औषधि हैं, नींबू है, शहद है, अदरक है, अद्भुत हैं। इनका प्रयोग अगर हम करना शुरू करें तो हमें 90% बीमारियों में किसी भी दवा को खाने की जरूरत ही ना पड़े। सिर्फ 10% बीमारियां हैं जिसमें आपको मजबूरी में ये सब लेना पड़े। और उससे भी ज्यादा हमारे पास गाय का मूत्र है जो हर गांव में उपलब्ध है, और गाय का मूत्र 48 रोगों की सबसे अच्छी औषधि है। भारत में भी सिद्ध हुआ है और अमेरिका और यूरोप में भी अब सिद्ध हो चुका है। और भारत में तो चरक संहिता, सुश्रुत, भाव प्रकाश, निघंटु, सभी शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है गोमूत्र बेस्ट मेडिसिन है। हमने खुद 6-7 साल इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट किए, मैंने किए, मेरे दोस्तों ने किए। गाय मूत्र से खराब बीमारी ठीक होती है, डायबिटीज ठीक होता है, अर्थराइटिस ठीक होता है, गाउट ठीक होता है, ब्रोंकियल निमोनिया ठीक हो सकता है, इवन ट्यूबरकुलोसिस ठीक होता है गाय के मूत्र से। ऐसी बीमारियां जिनका एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है, ऑस्टियोमाइलाइटिस एक बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बीमारी हो तो सीधे काट देते हैं हिस्से को, वो गोमूत्र से ठीक होता है। और भारत में बहुत स्थानों पर ये परीक्षण हो चुके हैं। तो हमने इस विषय पर एक पुस्तक बनाई है, गोमूत्र चिकित्सा, जिसमें 48 रोगों का इलाज आप घर में बैठकर गाय के मूत्र से ही कर सकते हैं। और स्वयं पाक खोली का अगर ध्यान दें तो 100 रोगों का इलाज आप अपने घर में कर सकते हैं स्वयं पाक खोली की मदद से। तो इन सभी चीजों का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना शुरू करें तो ये WTO के दुष्चक्र से हम बच सकते हैं और हमारे करोड़ों लोगों को बचा सकते हैं। इन्हीं सब विषयों पे हमने पुस्तकें बनाई हैं। स्वयं पाक खोली से 100 बीमारियों को आप ठीक कर सकें, इस विषय पर हमने एक पुस्तक बनाई, स्वदेशी चिकित्सा। और इसी विषय पे 6 और पुस्तकें बनाई। गोमूत्र पे पुस्तक है, किसानों के लिए पुस्तक है, ये सब बाहर हैं, आप ले जाइए। कोई भी पुस्तक में हमारा कॉपीराइट नहीं है। आप पुस्तक लेकर अपने नाम से छपाइए, हमें खुशी होगी। हमारा नाम हटाइए, अपना लिखिए और कहिए कि ये हमने लिखा है।
हम कभी आपको केस करने के लिए नहीं आएंगे। हमें तो बहुत खुशी होगी कि चलो हमारा काम किसी दूसरे भाई ने संभाला। तो आप इस तरह की पुस्तकें बना बना के दूसरों को दे सकते हैं, कैसेट ले सकते हैं। हमारी हर महीने एक मैगजीन निकलती, अखबार निकलता, का मेंबर हो सकते हैं, उसमें बहुत सारी माहिती आती है, वो आपको मिल सकती है। और एक लास्ट अपील कि भारत के शेतकरी बांधवों को बचाना है, तो वो जो कुछ भी पैदा कर रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन हम करना शुरू करें। जैसे भारत के कापूस पैदा करने वाले शेतकरी बांधवों को अगर कापूस का बराबर भाव दिलवाना है तो आप पहले खादी पहनना शुरू करिए, कॉटन के वस्त्र पहनना शुरू करिए। आप टेरेलिन, टेरिकॉट और सिंथेटिक पहनेंगे तो कापूस खरीदी होने वाली नहीं है, और कापूस खरीदी होगी नहीं तो खादी बनेगा नहीं, कॉटन के कपड़े बनेंगे नहीं, तो उसको भाव कैसे मिलेगा। इसलिए भारत के कापूस पैदा करने वाले शेतकरी को भाव देना है तो खादी खरीदना शुरू करिए, कॉटन खरीदना शुरू करिए। गांधी जी कहा करते थे कि भारत के 1% लोग खादी खरीदें तो भारत के 5% लोगों को रोजगार मिल सकता है। और गांधी जी ने ये बात 1930 में कही थी, आज भी वो बात उतनी ही सही है। अगर भारत के 1% लोग सिर्फ खादी खरीदना शुरू कर दें, खादी पहनना शुरू कर दें, तो भारत के जितने बेरोजगार लोग हैं उनके 5 से 10% को काम मिलेगा। और भारत के सब लोग खादी पहनना शुरू कर दें, कॉटन खरीदना शुरू कर दें, तो भारत में 100% रोजगार मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं हो सकता। ये हमने करके देख लिया है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता अब हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, अपना स्वावलंबन भी करते हैं, खादी बनाते हैं, वो हमने शुरू किया है। तो बाहर स्टॉल में आप जाएंगे तो कुछ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का बनाया हुआ खादी भी है, वो खादी आप खरीदें, उदार मन से खरीदें, ताकि इस अभियान को चलाने के लिए आपका कुछ हमें सहयोग भी मिले। हम लोगों से ज़्यादा डोनेशन नहीं लेते हैं, लेकिन खादी देकर, पुस्तकें देकर के और साहित्य देकर, कैसेट देकर, जो कुछ भी आर्थिक मदद हमारी होती है समाज के द्वारा, उसी से पूरा ये अभियान चलाते हैं। और इस अभियान में बहुत सारे काम हम देश भर में करने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में और भी करना चाहते हैं, लेकिन आप सबके सहयोग से ही ये संभव है, हम अकेले नहीं कर सकते। तो आपका सहयोग हमें मिले, हम आपके साथ हों, हम मिलके शायद इस देश को बचाने के लिए कोई बड़ा काम कर सकें, ऐसी अपेक्षा के साथ आया। अगर आप इसमें पूरा उतरें अपेक्षा पर तो हमें बहुत खुशी होगी। और एक बात कह के जाता हूं आपसे कि आप अगर इसमें सहयोग करेंगे तो ये अभियान जल्दी पूरा होगा, नहीं करेंगे तो भी होगा, बिना आपकी मदद के भी होगा, लेकिन देर में होगा, बस इतना ही फर्क है। भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिवीरों ने अपना जान दिया, लेकिन सबने नहीं दिया, तो भी आजादी आई। 6,40,000 भारत के क्रांतिवीरों का बलिदान हुआ, और उस समय भारत की टोटल पॉपुलेशन 34 करोड़ की थी। 34 करोड़ की पॉपुलेशन में 6,40,000 का बलिदानी हुआ तो भारत में आजादी 100 साल में आई। अगर ये 34 करोड़ की पॉपुलेशन में डबल होता, 12 लाख क्रांतिवीर होते, 18 लाख होते, 20 लाख होते, 25 लाख होते, तो आजादी शायद और जल्दी आ जाती। ऐसे ये WTO के खिलाफ हम जो अभियान चला रहे हैं ये सफल होगा। अगर आपका सहयोग मिलेगा जल्दी होगा, नहीं मिलेगा देर में होगा, लेकिन होगा। क्योंकि जिसको ये मार पड़ने वाली है वो जिस दिन समझ जाएगा, भारत का, हमें शेतकरी बांधवों पर बहुत उम्मीद है, उनको जिस दिन ये समझ में आया, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने को शिफ्ट कर लिया, भारत पूरा का पूरा बच जाएगा। अकेला शेतकरी भारत को बचा देगा इस WTO से। अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हुआ तो इसके 3 परिणाम आएंगे। एक तो यूरिया, DAP, सुपर फॉस्फेट का खर्चा खत्म, डीजल का खर्चा बहुत कम, पेट्रोल का खर्चा बहुत कम, बाहर से आने वाली आयातित वस्तुओं का खर्चा कम। एक और ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो पैदा हुआ भोजन हमको खाने को मिलेगा, तो 80-90% बीमारियां खत्म। क्योंकि 80 से 90% बीमारियां तो ये खराब खाने से होती हैं। हम यूरिया, DAP, सुपर फॉस्फेट का खाना खाते हैं, जहर खाते हैं, खाना थोड़ी खाते हैं। इसमें से हमको अर्थराइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियल निमोनिया, पता नहीं क्या क्या होता है। अगर ऑर्गेनिक फूड्स खाने को मिलेगा तो 80-90% बीमारियां खत्म, तो विदेशी कंपनियों की दवाओं की जरूरत नहीं, अकेला शेतकरी पूरे देश को बचा देगा, अगर उसको ये ठीक से समझ में आ गया तो। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप सहयोग करेंगे तो ये अभियान जल्दी ही सफल होगा, 3 साल में, 4 साल में। आप नहीं करेंगे तो 5 साल में होगा, 8 साल में होगा जरूर, लेकिन जब ये सफल होगा तब आपको अफसोस होगा कि आपने इस अभियान में सहयोग नहीं किया। और आने वाली जनरेशन आपसे पूछेगी कि इतना पवित्र और बड़ा अभियान जब चल रहा था देश का तो तुमने सहयोग नहीं किया। तो आपकी गिनती फिर वही तरह से होगी जो हिंदुस्तान में आज होती है। हमारी गिनती भगत सिंह, ऊधम सिंह,
तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, चाफेकर बंधु, वासुदेव बलवंत फड़के, ऐसे लोगों में हो आने वाले समय में, वो आपके सामने है। और आपकी गिनती मीर जाफर, जयचंद, अमीचंद में हो, वो आपके सामने है। आपको तय करना है आपको किस रास्ते पर चलना है। आभार, धन्यवाद।